पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात हुआ रफाल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा। चीन के खिलाफ और पुख्ता होगी निगरानी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जहां बादल फटा, वहां से सैलाब के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आईं। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के नियुक्ति के विरोध में आज दिल्ली विधानसभा के सत्र में हुई चर्चा। अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव सदन में हुआ पास। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादियों की जांच एनआईए को सौंपी गई। गिरफ्तार तीनों आतंकवादियों से पूछताछ करेगी एनआईए। असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा के नए वीडियो सामने आने से अब मचा है हड़कंप। ये सारी खबरें दिखाएंगे आपको सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पेगासस कथित जासूसी मुद्दे पर संसद में आज एक बार फिर जमकर हुआ हंगामा। स्पीकर और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद स्पीकर ने विपक्षी नेताओं को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। लोकसभा में आ जाते ही स्पीकर ओम बिरला ने कुछ इस तरह से विपक्ष के सांसदों को चेतावनी दी, लेकिन हंगामे की तस्वीरें नहीं बदली। ये मेरे लोकसभा क्षेत्र जो भिंड है, दतिया है और पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और दूसरे मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सांसद हंगामा और नारेबाजी करते रहे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई। मॉनसून सत्र में अब तक कुछ घंटे ही काम हो पाया है। सदन में रोजाना हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है और ये तब हो रहा है जब मॉनसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सदन की कार्रवाई सही से चलाने की सहमति बनी थी। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निशिकांत ने महुआ मोइत्रा पर उन्हें बिहारी गुंडा कहने का आरोप लगाया है। सिचुएशन ये है कि हम बंगाल को जो है पालने और पोसने का काम कर रहे हैं और उसमें एक फेडरलिज्म के नाते कोई बहुत आसान की बात नहीं है। हमारी समस्या ये है, बिहार के लोगों को जो लोग गुंडा कहते हैं, हमारी समस्या ये है कि हम एक गौरव रहें, इस देश को संभालने और संवारने में, इस देश को एकत्रित करने में बिहारियों का बड़ा योगदान हो। इस बयान में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का गुस्सा दिख रहा है। निशिकांत का आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने संसद की समिति की बैठक के दौरान उन्हें बिहारी गुंडा कहा था। इस विवाद पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है, जब संसदीय समिति की बैठक कोरम पूरा न होने की वजह से हो ही नहीं तो मैं कैसे किसी का अपमान कर सकती हूँ। अटेंडेंस शीट चेक कर लीजिए। संसद में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने इस विवाद को बिहार के लोगों की अस्मिता से जोड़कर ममता को घेरा है। दिल्ली में आज विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक जमकर हुआ हंगामा। सदन के अंदर बीजेपी विधायकों ने मोर्चा खोला तो सदन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में आज विधानसभा सत्र की इसी तरह हंगामे वाली शुरुआत हुई। कोरोना और पीने के पानी के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया तो बवाल मच गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी विधायक आमने सामने आ गए। बीजेपी विधायकों को जबरन सदन से बाहर किया गया। विधानसभा के बाहर भी बवाल जारी रहा। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग की तो धक्का मुक्की हुई। आखिर में पुलिस को पानी की बौछार छोड़नी पड़ी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में बीजेपी और कांग्रेस हर मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने की रणनीति अपना रही है, जिसका नतीजा आज हंगामे की तस्वीरों में दिखा। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही। मुद्दा सिलेंडर के बढ़ते दाम, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, साथ ही राजधानी दिल्ली में आता हुआ गंदा पानी और साथ ही जिस तरीके से कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार का खराब प्रबंधन रहा, उसको लेकर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हो रहा है। मुद्दे राजधानी दिल्ली के हैं,
जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार का खराब प्रबंधन था, साथ ही गंदा पानी, बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, ये सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस अपना प्रदर्शन कर रही है। देखिए महिला कार्यकर्ता भी किस तरीके से धकेले जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया है और अब आगे विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस की जितनी भी तैयारियां थी वो नाकाफी यहाँ पर साबित हुई है। राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली सरकार का खराब प्रबंधन रहा, साथ ही बढ़ती महंगाई और बढ़ते गैस के जो दाम है, इन सभी मुद्दों को, गंदे पानी को लेकर ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन था। असम और मिजोरम के बीच हुई हिंसा के नए वीडियो सामने आने से अब मचा है हड़कंप। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार बार बार असम पुलिस द्वारा निवेदन करने के बावजूद मिजोरम पुलिस ने नहीं रोकी फायरिंग। प्लीज सीज फायर, वी आर नॉट फायरिंग, प्लीज सीज फायर। सीज फायर करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। फायरिंग रोकने की अपील कर रहे ये असम के कचार के एसपी वैभव निम्बलकर हैं। वीडियो 3 दिन पहले का है जब मिजोरम के सुरक्षा बलों ने असम पुलिस जवानों पर फायरिंग की थी। सीज फायर करो, सीज फायर करो, आई एम हर्ट। अरे एक आदमी मर गया सर। अब देखिए दूसरा वीडियो जिसमें मिजोरम के सुरक्षा बल असम के घायल जवानों को चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच मिजोरम के गृह सचिव ने आरोप लगाया है कि असम की तरफ से रेलवे ट्रैक और हाईवे ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिसमें मिजोरम के कारोबार पर असर पड़ा है। केंद्र से मिजोरम ने शिकायत की है। इस हिंसा में असम पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस पर नजर बनाए हुए हैं और पूरे इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि असम और मिजोरम दोनों ही राज्य नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की सरकारों का एक हिस्सा है। खराब मौसम में पहाड़ों पर हालात हैं खराब। हिमाचल में बाढ़ बारिश के हादसों ने ली करीब 10 लोगों की जान। ये ट्रक कैसे घाटी में पलटकर गिर जाता है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। यहाँ करसोग में ड्राइवर ने ये ट्रक पहाड़ी रास्ते पर किनारे खड़ा किया था, लेकिन जमीन धंस गई और ये हादसा हो गया। ड्राइवर ट्रक में नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई। अब देखिए शिमला में कैसे रेल रूट लैंडस्लाइडिंग की वजह से प्रभावित हुआ। बारिश के बीच कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा सा पेड़ मलबे के साथ आ गिरा। बड़ी मुश्किल से रास्ता खोला गया। लाहौल स्पीति के तोंजिंग नाला पर देखिए, अचानक आई बाढ़ से अब भी हालात कितने खराब हैं। यहाँ सैलाब में कई लोग बह गए थे। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। जैसे बर्बादी का मलबा हट रहा है, मौत और तबाही की तस्वीर साफ हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे और खराब मौसम के बारे में चेताया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश से नदियां उफान पर। केदार घाटी में कार समेत नदी में समाया ड्राइवर। केदार घाटी के अगस्त मुनि की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे एक कार पानी में समाई हुई है। कार में सवार शख्स का कोई पता नहीं चला है। केदार घाटी में कई जगहों पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। इस वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। अब उत्तराखंड के कोटद्वार का वीडियो देखिए। भारी बारिश की वजह से पहाड़ का पानी रोड पर बह रहा है। कई जगहों पर बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हैं। पानी की वजह से कोटद्वार दुगुड्डा रोड बंद है और दोनों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी है। उत्तराखंड में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है और अगर आप इस इलाके में यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी से यात्रा करें। तेज बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में डरा रही हैं नदियां। राजौरी में उफान पर नदी तो उधमपुर में लहरों में फंस गई बच्ची की जान।
पानी की तेज लहरों के बीच यहाँ बचाव दस्ते के लोग जुटे हैं। देखिए कैसे ये लोग रस्सी की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। लहरों का दबाव ज्यादा है। दरअसल यहाँ पानी में लड़की फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। तवी नदी में अचानक बाढ़ आई थी, जिसमें लड़की फंस गई थी। बाढ़ और बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में नदी नाले इसी तरह उफान पर है। उधमपुर से लेकर राजौरी तक नदियां खतरे के निशान के पास बह रही है। पहाड़ों में खराब मौसम में सफर करने से बचे और अगर मजबूरी है तो पूरी सावधानी बरते। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नदियां उफान पर। खोले गए श्रीशैलम बांध के 10 गेट। कृष्णा नदी पर बने श्रीशैलम डैम के भरने के बाद 10 गेट खोलकर पानी को छोड़ा गया है। भारी बारिश की वजह से आंध्र और तेलंगाना की तमाम नदियां लबालब हो चुकी हैं। श्रीशैलम डैम में पानी के ओवरफ्लो होने के बाद 2,76,000 क्यूसेक पानी नागार्जुन बांध की तरफ छोड़ा गया है। पहले से ही भारी बारिश ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। अब बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बाढ़ और बारिश का कहर। पानी में बहती नजर आई कारें। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो इस्लामाबाद का है, जहां चंद घंटों की बारिश ने शहर को समंदर बना दिया। देखिए कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आ रही हैं। तस्वीरें इस्लामाबाद के E11 सेक्टर की है। बताया जा रहा है कि बादल फटने की वजह से इस्लामाबाद में इस तरह से कुदरत का कहर बरपा है। इस बारिश के पानी में दर्जनों गाड़ियों के बहने के साथ ही कुछ लोगों की मौत की खबर है। इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ और बारिश का कहर टूटा है। राहत बचाव के काम के लिए पाकिस्तान सरकार ने सेना को तैनात किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स को संबोधित किया। मोदी बोले कि विद्या प्रवेश से प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट गांवों तक पहुंचेगा। प्रारंभिक शिक्षा में भी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने का काम शुरू हो चुका है। जो विद्या प्रवेश प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया, उसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। प्ले स्कूल का जो कंसेप्ट अभी तक बड़े शहरों तक ही सीमित है, विद्या प्रवेश के जरिए वो अब दूर दराज के स्कूलों तक जाएगा, गांव-गांव जाएगा। ये प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू करेंगे। यूपी बीजेपी सांसदों की मीटिंग का आज दूसरा दिन। कल की मीटिंग में जेपी नड्डा ने सांसदों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा था। यूपी के बीजेपी सांसदों की दिल्ली में बैठक का आज दूसरा दिन है। कल सांसदों की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने सांसदों से खुली जीप में आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा। बैठक में मौजूद सांसदों को योगी आदित्यनाथ के विचार दर्शन वाली किताबें भी भेंट की गई। कल की बैठक में ब्रज, पश्चिमी यूपी और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को बुलाया गया था, जबकि आज की बैठक में काशी, गोरखपुर और अवध प्रांत के 44 सांसद शामिल होंगे। लखनऊ में गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादियों की जांच एनआईए को सौंपी गई। गिरफ्तार तीनों आतंकवादियों से पूछताछ करेगी एनआईए। लखनऊ एटीएस ने इसी महीने 11 जुलाई को आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजावतुल हिंद से जुड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम मशीरुद्दीन, मिनहाज और शकील बताए गए थे। एटीएस ने छापेमारी के दौरान इनके पास प्रेशर कुकर बम बनाने का सामान बरामद किया था। यह भी पता चला था कि इन लोग योजना किसी भीड़ भरे वाले स्थान या नेता की रैली में धमाका करने की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एनआईए की विशेष जांच टीम जल्द ही आतंकवादियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क को खंगालेगी। साथ ही एनआईए यह जानने की भी कोशिश करेगी कि इनके निशाने पर कौन से नेता थे। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की हड़ताल की वजह से मरीजों को अस्पताल ले जाने में आ रही है दिक्कत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हड़ताली कर्मचारियों पर एस्मा के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। वेतन और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की मांग पर यूपी में हड़ताल कर रहे एम्बुलेंस कर्मियों पर एस्मा कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने 570 एम्बुलेंस कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस स्टाफ पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। हड़ताली कर्मचारियों पर कार्रवाई से सियासत भी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा,
उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सरकार एम्बुलेंस कर्मियों पर फूल बरसाने की बात करती थी और उन्होंने जैसे ही वेतन बढ़ाने की बात की, सरकार उन पर लठ बरसाने की बात कर रही है। सरकार ने एस्मा लगाकर 500 से ऊपर कर्मी बर्खास्त कर दिए और जनता परेशान है। ऐसी सरकार से प्रदेश को भगवान बचाए। एम्बुलेंस की हड़ताल को लेकर योगी सरकार सख्त है। हड़ताल की वजह से सरकारी सेवाओं में लगी एम्बुलेंसेस को लेकर दूसरे ड्राइवरों को सौंप दिया गया है और इस तरह एम्बुलेंस सेवा संचालित करने की कोशिश की जा रही है। देश में चीन के दूतावास में आयोजित एक सेमिनार में जब पहुंचे लेफ्ट नेता तो बीजेपी नेताओं ने उठा दिए सवाल। बीजेपी ने पूछा कि आखिर लेफ्ट हमेशा से क्यों रहा है चीन का समर्थक। ये तस्वीरें तब की हैं जब मंगलवार को चीनी दूतावास में एक सेमिनार हुआ। इस सेमिनार में लेफ्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए। अहम बात यह है कि इस ऑनलाइन सेमिनार में चीन के राजदूत ने गलवान की घटना का भी जिक्र किया और अब बीजेपी लेफ्ट पर हमलावर है। तो कम्युनिस्ट पार्टियों के अंतरंग संबंध चीन के साथ हैं। गुपचुप ये देश के खिलाफ साजिश करने में हमेशा व्यस्त रहे हैं और इसी एक कड़ी के अंतर्गत जो इस कार्यक्रम में बुलाया गया। लेकिन देखिए, वामपंथ तो चीन परस्त रहा है। 1962 के युद्ध में भारत का वामपंथ चीन का पैरोकारी कर रहा था, चीन की दलाली कर रहा था, चीन के लिए जासूसी कर रहा था। इस मुद्दे पर लेफ्ट पार्टी की भी अब सफाई सामने आ गई है। सीपीआई नेता विनोय विश्वम ने कहा कि किसी भी देश से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। बीजेपी जबरदस्ती इस मामले को तूल देकर राजनीतिक मुद्दा बना रही है। झारखंड के धनबाद में एक जज की मौत से सनसनी। ऑटो वाला टक्कर मारकर हुआ फरार। परिवार ने कहा ये हादसा नहीं, साजिश कर हत्या है। धनबाद में हादसे का ये वही वीडियो है जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज उत्तम आनंद की मौत हो गई। सिक्योरिटी कैमरे में तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मॉर्निंग वॉक कर रहे जज को ऑटो वाले ने टक्कर मारी और वो मौके से फरार हो गया। सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आने के बाद परिवार ने इस मामले में हत्या का शक जताया है। जज उत्तम आनंद की कोर्ट में बड़े केस की सुनवाई चल रही थी। इसमें सिंह मेंशन के करीबी रंजय सिंह का हत्याकांड भी शामिल है। गैंगस्टर अमन सिंह मामले की सुनवाई भी इन्हीं जज की अदालत में चल रही थी। इसलिए पुलिस जांच कर रही है कि ये हादसा है या हत्या। कई सवाल है, जैसे खाली सड़क पर किनारे जाकर ऑटो रिक्शा ने टक्कर कैसे मारी। हादसे से 2 दिन पहले ऑटो चोरी होने का भी दावा किया गया। सवाल कई हैं, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के विरोध में आज दिल्ली विधानसभा के सत्र में हुई चर्चा। अस्थाना की नियुक्ति को खारिज करने का प्रस्ताव सदन में हुआ पास। ये तस्वीरें तब की हैं जब राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाला। लेकिन अब अस्थाना की नियुक्ति पर सियासी विवाद तेज हो गया है। आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया और अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना कई ऐसे केस से जुड़े रहे हैं जो विवादों में रहे हैं। रिटायरमेंट से 3 दिन पहले जब अब उन्हें दिल्ली पुलिस की कमान दी गई तो कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठा दिए हैं। मुंबई के पास दहिसर में हुआ तलवारबाजी का वीडियो वायरल। इलाके का इंस्पेक्टर हुआ सस्पेंड। मुंह पर रुमाल और हाथ में तलवार लहराकर मुंबई की सड़कों पर तलवारबाजी की जा रही है। खुलेआम सड़क पर हंगामा करने की ये तस्वीरें मुंबई के पास दहिसर से आई है। तस्वीरें 18 जुलाई की हैं, जब गुंडों ने बिल्डर और वकील पर हमला किया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके के इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। क्राइम ब्रांच ने सड़क पर हंगामा करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सबसे ज्यादा कोरोना मामलों की फहरिस्त में शामिल महाराष्ट्र से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। विधायक की बेटों की शादी में उमड़ी हजारों की भीड़। शादी समारोह का संगीत बज रहा है। शादी का जश्न अपनी जगह है, लेकिन कोरोना के बीच इतनी भीड़, सोचिए संक्रमण कैसे तेजी से फैल सकता है। तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की बार्शी तहसील की, जहां निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत के दोनों बेटों की शादी में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शादी की इस जश्न में आम लोगों के साथ कई राजनेता और सांसद भी शामिल हुए। कोरोना काल में शादी में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत है, लेकिन लगता है ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है। खाना पूर्ति के लिए इस मामले में केस भी दर्ज हुआ, मगर केस दर्ज हुआ विधायक की संस्था में ही काम करने वाले एक कर्मचारी के खिलाफ। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब मेडिकल कोर्सेज में
ओबीसी छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसला वर्ष 2021-22 के सेशन से लागू होगा। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। इससे पहले मेडिकल कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटे के तहत केवल SC/ST छात्रों को ही आरक्षण का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने ओबीसी छात्रों को और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को भी ऑल इंडिया कोटे का लाभ दिया है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात हुआ रफाल लड़ाकू विमानों का दूसरा बेड़ा। चीन के खिलाफ और पुख्ता होगी निगरानी। सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन रफाल को यहां पानी की बौछार से सलामी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर रफाल की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड की 101 स्क्वाड्रन में 8 रफाल लड़ाकू विमानों को शामिल करने के साथ ही देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। यहाँ से चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। रफाल की तैनाती के लिए वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भी बंगाल पहुंचे। भारत ने फ्रांस के साथ 36 रफाल लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। इनमें से 26 रफाल लड़ाकू विमान भारत को मिल चुके हैं और इनमें से भी 18 रफाल लड़ाकू विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।